अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतमाम मुल्क भर में मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए तहरीरी इम्तिहान MD कैट मुनक़िद किया गया। ये इम्तिहान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों उम्मीदवारों की शिरकत के साथ हुआ, जिसके साथ ही इम्तिहानी मराकज़ की सिक्योरिटी और इंतज़ामात पर ख़ास तवज्जो दी गई। पंजाब के 12 शहरों में 26 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए गए, जहाँ इम्तिहान के दौरान मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। इसका मकसद नकल और गैर अखलाकी रवैये की रोकथाम था। सदर PMDC ने दफ़ा 144 नाफिज करने का ऐलान किया और कहा कि खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जदीद सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया गया ताकि इम्तिहानी अमल की निगरानी को बेहतर बनाया जा सके। पंजाब में 82,500, सिंध में 38,678, खैबर पख्तूनख्वा में 42,329, बलूचिस्तान में 5,806, इस्लामाबाद में 18,408, 1,145 और गिलगित बल्तिस्तान में 739 तलबा ने इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराई। इसके अलावा 259 बैनुल-अक़वामी तलबा ने भी इस इम्तिहान में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और साथ ही साथ उन्हें यकीन दिलाया कि मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। उन्होंने इम्तिहानी मराकज़ में बेहतरीन इंतजामात की भी हिदायत दी और तलबा को किसी भी किस्म की मुश्किलात से बचाने के लिए सिक्योरिटी की कड़ी निगरानी का भी हुक्म दिया। दूसरी जानिब यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इम्तिहान के पर्चे पर तनकीद की। चेयरमैन YDA डॉक्टर महबूब ने कहा कि पर्चा सोशल मीडिया पर लीक होने वाली मालूमात से मुशाबहत रखता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हफ्ते की रात से लीक पेपर की इतला चल रही थी और उम्मीदवारों के सवालात अक्सर उन्हीं लीक सवालात से मिलते थे। डॉक्टर महबूब ने इस बात का भी जिक्र किया कि हर साल इम्तिहान के दौरान लीक होने वाली मालूमात की वजह से तलबा का तालीमी साल मुतासिर होता है। उन्होंने गुज़श्ता साल के तजुर्बात का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात की तकरार से तलबा को नुकसान होता है। MD कैट इम्तिहान एक अहम मौका है जो मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए ख्वाहिशमंद तलबा के लिए है, लेकिन इसके साथ ही सिक्योरिटी इंतजामात और सवालात के लीक होने की शिकायत ने इस इम्तिहान की शफाफियत पर भी सवालात खड़े कर दिए हैं और ये ज़रूरी है कि मुतल्लिका इदारे इन चैलेंजेस का सामना करें और तलबा के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए मौसर इक़दामात भी करें। इस हवाले से हम आगे चलकर मजीद भी बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। दुनिया भर में 6 करोड़ 50 लाख अफराद डेमेंशिया का शिकार, ज्यादा तादाद खवातीन की। और आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन बनने वाले शाहजेब रिंद से। सबसे पहले हम बात करेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा अमेरिका के हवाले से, जहां वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 27 सितंबर 2024 तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 79वें इजलास में शिरकत के लिए अमरीका के दौरे पर पहुंच चुके हैं। इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। शहबाज शरीफ की जनरल असम्बली से मुतवक्किल तकरीर 27 सितंबर को होगी, जिसमें वो आलमी अमन, तरक्की, मौसमियाती तब्दीली और गुरबत के खात्मे के लिए पाकिस्तान के अज़्म की तजदीद करेंगे। वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपने मुतवक्का खिताब के हवाले से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वो आलमी मसाइल, अमन के फ़रोग, मौसमियाती तब्दीलियों और तरक्याती उमूर पर बात करेंगे। उनका खिताब पाकिस्तान की आलमी ताउन और अमन और सलामती के फ़रोग में किरदार की निशानदही करेगा। ख़ास तौर पर कश्मीर और फ़लस्तीन के देरीना तनाज़ात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से अहम मुलाकातों का भी इम्कान है, जिनमें आलमी ताल्लुकात हैं, तिजारती मुआहदात हैं और दो तरफ़ा ताउन पर भी बातचीत की जाएगी। ये मुलाकातें पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी शराकतदारी को मजबूत बनाने में अहम किरदार भी अदा कर सकती हैं और ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का भी हामिल है, क्योंकि आलमी सतह पर पाकिस्तान के किरदार को उजागर करने, गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ देना है, मुल्की साख बेहतर बनाने के लिए भी ये मौका फराहम करेगा। ख़ास तौर पर पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से पाकिस्तान के लिए जो माली और तकनीकी ताउन है, उसकी दरख्वास्त भी मुतवक्के है, जो कि मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने में मुआवन साबित हो सकती है। वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंडे पर अहम मसाइल को भी उजागर करेंगे, जिनमें फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात भी शामिल हैं। ये दोनों तनाज़ात आलमी अमन के लिए अहम है और पाकिस्तान इन मसाइल पर अपनी खारजा पॉलिसी को मज़ीद मौसर बनाने के लिए कोशिश करेगा। सियासी तज्ज़ियाकारों के मुताबिक ये दौरा पाकिस्तान के आलमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने, इलाकाई मसाइल पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को पेश करने और मुल्क के लिए मुआशी और तिजारती मौक़े पैदा करने में अहम होगा। इस दौरे से पाकिस्तान की आलमी साख को बेहतर बनाने और अंदरूनी मसाइल के हल के लिए बैरूनी ताउन को भी फ़रोग़ मिल सकता है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। सियासी तज्ज़ियाकार उस्मान भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के इस दौरे को आप पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के तनाजुर में किस तरह से देख रहे हैं? क्या वज़ीर आज़म का जो जनरल असम्बली में खिताब है वो आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को मजबूत करने में कोई हेल्पफुल होगा?
जी थैंक यू। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो आज जो है अमेरिका जो है वो पहुंच जाएंगे। लंदन पहले वो पहुंचे और उनके आने से कबल जो है यहाँ पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और इसके अलावा वफाकी वज़ीर जो है ख्वाजा आसिफ और इसके अलावा जो है खालिद मकबूल सदीकी वो यहाँ पहुंच रहे हैं। और ये बहुत अहम जो है इस वक्त जो हालात हैं उसमें यहाँ पर जो अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास है उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर है वो बहुत अहम है। और देखें जो मुल्क है वो बहुत से हमारा चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जिसमें क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी आपने पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का सामना कर रही है और हमारे मुल्क को भी ज़ाहिर इसका सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी चीजें भी आपको बतानी है कि सबसे जो अहम चीज है कि वो इस वक्त किसी पार्टी के सरबराह के तौर पर नहीं आ रहे कि अगर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का ताल्लुक जो है वो नून लीग से है तो लोग ये समझें कि वो नून लीग को रिप्रेजेंट करने आ रहे हैं। बेसिकली जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है, वो एक मुल्क के सरबराह के तौर पर यहाँ पर आता है। और हमने देखा कि जब भी पाकिस्तान में कोई बेहतरी के हालात होने लगते थे तो जो पीटीआई है वो एहतजाज की तरफ आ जाती थी। फॉर एग्जांपल अगर आईएमएफ से हमारी जो मुआहिदा जो है वो कामयाब होने की तरफ आता था तो हमने ये भी देखा कि आईएमएफ की बिल्डिंग के बाहर जो है ये तहरीक इंसाफ वाले पहुंच जाते थे कि ये मुआहिदा जो है वो मुकम्मल ना हो पाए। और पीटीआई को समझना पड़ेगा कि मुल्क की खातिर जो है वो कुर्बानी देनी पड़ेगी। सियासत को एक तरफ रखें। और ये अक्सर जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने जो है रियासत को बचाने के लिए ये वाला इकदाम किया है, सियासत नहीं बचा रहा। हमने ये भी देखा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जब बतौर वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आपने देखा होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो लोगों ने बहुत सी बातें कही कि ये जो मुल्क नहीं चल सकेगा। पीटीआई ने कहा कि हमने बारूदी सुरंगें जो है वो बिछा रखी हैं, ये कोई भी मुल्क जो है वो चला नहीं सकेगा। मगर उन हालात में भी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इस मुश्किल जो हालात उसका बेड़ा सर पर उठाया। ठीक है उस्मान साहब, अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बहुत अहम मुलाकातें भी होने जा रही हैं, आपके ख्याल में वज़ीर आज़म की जो तमाम आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हैं, पाकिस्तान के जब इक़्तिसादी हालात की बात करते हैं या सिफारती ताल्लुकात जो कि बहुत ज़्यादा बेहतर होने चाहिए, आपको लगता है कि एक बड़ा रोल अदा करेंगी ये मुलाकातें? क्या तब्दीलियाँ एक्सपेक्टेड हैं? आप ये देखें कि यहाँ पर जब भी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास होता था तो यहाँ मुल्क से जो वज़रा की एक पूरी फौज ज़फ़र आती थी कि यहाँ पर जो है आके जो एंजॉय किया जाए। मगर आप ये देखें कि आपने अभी खुद भी डिस्कस किया कि एक्स पर जो है वो सोशल मीडिया पर ट्वीट किया गया शहबाज शरीफ की जानिब से कि ये वाले जो मेन एजेंडाज हैं जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में तकरीर करेंगे जिसमें वो ये चाहते हैं और पूरी दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक हैं वो चाहते हैं कि जो जुल्म हो रहा है पैलेस्टीन में और इसके अलावा जो कश्मीर में जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ उठाई जाए और उठानी चाहिए। और इसके अलावा जो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है उसके हवाले से यहाँ पर वो अपनी तकरीर में जो है वो टॉप प्रायोरिटी उनकी है। और इसके अलावा मैं आपको ये बताऊं कि दुनिया भर से जो नून लीग के जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त मुकीम हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और जाहिर है हर जो पार्टी का सरबराह आता है तो वो जो अपनी पार्टी के सरबराह को वेलकम करने के लिए यहाँ पर पहुंचते हैं। मगर यहाँ पर जो पाकिस्तान से वज़रा आ रहे हैं वो बहुत लिमिटेड रखा गया और तमाम जो अखराजात हैं शहबाज शरीफ जब भी किसी मुल्क का दौरा करते हैं तो ये कहते हैं कि वो अपनी जेब से उसका खर्च अदा करते हैं। तो यही होना चाहिए जो हमारे मुल्क को इस वक्त इकोनॉमी का सामना है वहां पर इस वक्त सॉरी ठीक है। अच्छा भट्टी साहब मुझे ये भी बताइएगा जैसे कि आप अमेरिका में इस वक्त मौजूद हैं, क्या तैयारियां मुस्लिम नून की तरफ से की गई हैं प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करने के लिए? जी यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनकी तरफ से काफी उनका वालिहाना जो है इस्तकबाल के लिए आपने देखा कि यहाँ पर कम्युनिटी काफी एक्टिव है। हमने ये भी देखा कि यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने घरों के बाहर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की पिक्चर्स आवेदा की हैं, अपनी गाड़ियों पर पोस्टर्स लगा रखे हैं कि वो शहबाज शरीफ यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो हम उनका वेलकम करते हैं। फैमिलीज यहाँ पर जो है वो भी काफी खुश है। तो अच्छी बात है, कोई भी पार्टी का सरबराह हो उनको ये देखना चाहिए कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो, ना कि हम इंतशार की बात करें, एहतजाज की बात करें, मारने की बात करें कि हम उसको छोड़ देंगे नहीं उसको मार देंगे। ये भी हमने देखा कि जब वज़ीर-ए-आज़म
इमरान खान थे तो इमरान खान यहाँ पर मुल्क से बाहर कोई तकरीब थी तो वो ये कह रहे थे कि मैं मियां नवाज शरीफ को जो है वो एसी उतार दूंगा जेल से। और भाई आप जब किसी भी वो मैं ये समझता हूँ वो शहबाज जी वो जी भट्टी साहब बानी वो जो जब बानी पीटीआई थे तो वो भी ये कहते थे कि मैं जो है मियां नवाज शरीफ की जो है वो जेल से एसी उतार दूंगा। बात ये है कि वो बानी पीटीआई हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ अली जरदारी हो, नवाज शरीफ हो, हमें सबको ये सबसे पहले सोचना पड़ेगा कि मुल्क को आगे लेकर चलना है, फिर हमारा मुल्क जो है वो तरक्की कर सकेगा। और जो इंटरनेशनल फोर्सेस हैं वो यही नोटिस करती हैं कि इनके मुल्क में अगर सियासी स्टेबिलिटी नहीं है तो हम इस मुल्क के साथ क्या तिजारत करें। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा इस वक्त मसला क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हो रही। हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा तो जो बैरूनी ताकतें हैं या जो अमीर ममालिक हैं वो फिर आके अपने आप के ममालिक में जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है भट्टी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत अहम मसले हैं दो, फलस्तीन और कश्मीर के हवाले से मैं बात कर रहा हूं। इन तमाम मसलों पर पाकिस्तान को जो आलमी फोरम पर मौक़िफ़ पेश करना है, क्योंकि इस हवाले से भी प्राइम मिनिस्टर बात करेंगे, आप क्या देख रहे हैं? किस हद तक ये भी मौसर साबित हो सकता है? पूरी दुनिया इस बात का इंतजार करी होगी कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है अब फलस्तीन की सिचुएशन को लेकर, कश्मीर की सिचुएशन को लेकर, और हमेशा से ही ये बहुत बड़े इशूज रहे हैं दोनों। देखें, इस बात पर सबका मौक़िफ़ एक ही है कि जुल्म बंद होना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में तकारीर तो होती हैं, तकारीर से हटकर जो है अमली इक़दाम की तरफ आना पड़ेगा। जो इस आवाज़ को अक़वाम मुत्तहिदा से पूरी दुनिया में बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो इंसानी हकूक़ की बात करता है, जो हेल्थ के इश्यूज की बात करता है, क्लाइमेट चेंज की बात करता है। और ये दुनिया के जो ताकतवर ममालिक है उनको ये फैसला करना पड़ेगा कि जहां जहां पर जुल्म हो रहा है वो जुल्म बंद होना चाहिए। इस वक्त जो दुनिया के ममालिक हैं जिनकी तकरीबन तादाद 204 के करीब बताई जाती है, अक़वाम मुत्तहिदा के जो रजिस्टर्ड मेंबरान हैं वो 193 हैं ममालिक, अगर जुल्म हो रहा है तो वो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। ये दुनिया को सोचना पड़ेगा। और ये देखें कि जो पैलेस्तीन में बच्चों को शहीद किया जाता है, ख़वातीन को शहीद किया जाता है, बम्बारमेंट की जाती है मसाजिद पर, मदरसों पर, स्कूल्स पर, बाजारों में, तो क्या ये नजर नहीं आ रहा? तकारीर तो ठीक है जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं वो आकर करेंगे, क्या दुनिया को नजर नहीं आ रहा? और ये जुल्म बंद होना चाहिए। कश्मीरी अवाम को उनकी उमंगों के ठीक है भट्टी साहब, जिस तरह से मौसमियाती तब्दीली के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तरक्याती एजेंडे पर अगर हम बात कर लेते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान की आवाज़ को संजीदगी से लिया जाएगा? हमेशा से यही कोशिश की जाती है कि पाकिस्तान को अगर कोई भी इशू दरपेश हुआ है तो फिर बैनुल अक़वामी मदद हासिल करने में आपको लगता है कि मदद मिलेगी? देखिए, बैनुल अक़वामी ताकतें बात तो करती हैं कि हम पाकिस्तान की मदद करना चाहते हैं, मगर वो रीज़न ये है कि हमें हाली मदद नहीं चाहिए, हमने अपने पाँव पर खड़ा होना है। ये IMF से छुटकारा हमने हासिल कर लिया था, मगर वो रीजन क्या हुई कि हम उस चुंगल से नहीं निकल पा रहे। उस चुंगल से ना निकलने की वजह यह है कि जब सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो कोई भी मुल्क आपके मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। और यही जो वो रीजन है कि जिसकी वजह से हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आ रही। किसी भी सियासी जमात को जो है वो ये हक नहीं है कि वो दूसरी सियासी जमात को लेट डाउन करने के लिए उस मुल्क में इंतशार फैला दे। वो मुस्लिम लीग नून है, वो PTI है, वो पीपल्स पार्टी है। सियासतदानों को सियासत को एक तरफ रखकर मुल्क को बचाने के लिए जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की कर सकता है। ये खाली दावों से, तकारीर से कोई हल नहीं निकलने वाला। मगर मियां शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनकी ये क्वालिटी है कि वो जब सूबे के वज़ीर-ए-आला थे तो सूबे को बेहतर किया। अब वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं और उनसे तवक्कुआत लोगों की हैं। हमने यहाँ पर लोगों को सुना कि वो ये कहते हैं कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है वो मुल्क की लास्ट होप है, और इस लास्ट होप को पूरा करने के लिए हमें मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इस वक्त अगर वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं तो ये वाली तवक्कुआत रखनी चाहिए कि वो मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल भट्टी साहब, हम देख रहे हैं कि तवक्कुआत तो आप भी जिस तरह कह रहे हैं बहुत ज़्यादा हैं, और इस दौरे की भी अगर हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की जो बैनुल-अक़वामी साख है उसको भी बेहतर बनाना है। जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इलेक्शंस को भी ये कहा जाता है कि इलेक्शंस भी हमारे मुतनाज़े हो चुके हैं। बैनुल-अक़वामी साख आपको लगता है कि ये हमारी बेहतर हो सकेगी, ख़ास तौर पर जो फिर हमारे मुआशी चैलेंजेस उसके बाद हमें दरपेश हैं? अगर अभी की पाकिस्तान में
तो वहां पर जो महंगाई है उसका ग्राफ, इसके अलावा जो चाइना है, सऊदी अरब है, इसके अलावा रशिया है, वो आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रेडी है। और ये वाली जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी सबसे अहम चीज यही है कि आपके मुल्क में हालात कुछ बेहतर हैं, इसलिए वो लोग आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सबसे बड़ा जो पाकिस्तान में गेम चेंजर है वो यहाँ पर सी पैक का मंसूबे की कामयाबी है। और चाइना जो है वो इसलिए आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है कि हमारे मुल्क की बेहतरी हो। जाहिर है अगर चाइना को प्रॉफिट होगा, वो सी पैक कामयाब होता है, मगर उससे ज्यादा डायरेक्टली जो फायदा लेगा मुल्क वो पाकिस्तान है। रोजगार बढ़ेंगे, इंडस्ट्री आएगी, और ग्वादर का जो इस वक्त प्रोजेक्ट है वो बहुत अहम है। तो इसलिए सब चीजों का जो कनेक्टिविटी है, जो डॉट्स इसी तरह मिल सकते हैं कि अगर वहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पाकिस्तान का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। और शहबाज शरीफ को ये कुदरती तौर पर ये वाली उनमें मैजिकल जो है एबिलिटीज हैं कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स जानते हैं। हम उस मुल्क के रिहायशी हैं, सहाफी भी हैं, हम सबसे पहले पाकिस्तानी हैं। प्रोफेशन एक जगह, मगर मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और ये तमाम इदारों के तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को सोचना पड़ेगा कि हमें अपने जो जाती मफादात हैं, सियासत है, उसे छोड़कर साइड पर रखकर जो है अपने मुल्क। बहुत शुक्रिया पॉलिटिकल एनालिस्ट उस्मान भट्टी, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और 27 सितंबर को भी जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास होगा तब भी उस्मान साहब से उनका तजिया जरूर लेंगे। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कल सुबह लबनान से हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें रॉकेटों और ड्रोन से इसराइल के अहम मकामात को निशाना बनाया गया है। अरब मीडिया का यह बताना है कि हिज़्बुल्लाह ने 50 किलोमीटर तक इसराइल के अंदर अहदाफ को निशाना बनाया, जिसमें साहिली शहर हिफा और रमात डेविड एयर बेस भी शामिल हैं। यह हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी को नई बुलंदियों तक पहुंचा रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों की वजह से इसराइल के 74 मकबूजा बस्तियों में सायरन बजने लगे और इसराइली दिफाई निज़ाम कई रॉकेटों को रोकने में नाकाम रहा है। हमले के नतीजे में नुकसानात की जो तस्वीर हैं और वीडियोस हैं वो भी सामने आई हैं, जो इस वक्त आप न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं, जिनमें हेफा के करीब इसराइली शहर किरियात बियालिक में होने वाली तबाही को दिखाया गया है। दूसरी जानिब इसराइल ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए लबनान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए और हिज़्बुल्लाह के 400 लॉन्चर्स को निशाना बनाने का दावा किया है। इसराइली फौज ने लबनान में 290 अहदाफ पर 400 से ज़्यादा हमले किए हैं। ताहम लबनान पर चढ़ाई करने के हवाले से इसराइली हुकाम ने कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। मशरिक़ वस्ता में जारी इस कशीदगी ने आलमी सतह पर तशवीश भी पैदा कर दी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने फौरी तौर पर जंगबंदी की अपील की है। उनका कहना है कि लबनान को एक और गजा बनने से रोकना होगा और खत्ते में अमन को बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की ज़रूरत है। मज़ीद उन्होंने कहा कि गजा की जंग तवील हो चुकी है, जिससे वहाँ के शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं और आलमी बरादरी को लबनान को भी इसी तबाही से बचाने की कोशिश करनी चाहिए। गैर मुल्की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल ने गजा की सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि वो गजा के लोगों की मदद करने में नाकाम रहे हैं, जिसकी बड़ी वजह इसराइल की पाबंदियां हैं। बरतानिया में सऊदी सफ़ीर ने भी खबरदार किया है कि मशरिक़ वस्ता में 1973 के बाद पहली बार इलाकाई जंग छिड़ने का इतना बड़ा खतरा पैदा हुआ है। इस कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र आलमी बरादरी को भी फौरी इक़दाम करने की ज़रूरत है ताकि जंग का दायरा वसी ना हो और पूरा खित्ता तबाही का शिकार ना हो जाए। लबनान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने आलमी रहनुमाओं को जंगबंदी की अपील करने पर मजबूर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर आलमी ताकतें मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी भरपूर कोशिशें कर रही हैं ताकि जंग का दायरा कार मज़ीद ना फैले और खित्ते के अवाम को मज़ीद मुश्किलात से बचाया जा सके। माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर साबिक़ सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान ने हमें इस वक्त ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हिज़्बुल्लाह और इसराइल के दरमियान इस हालिया कशीदगी के पस पर्दा आप क्या समझते हैं, क्या अवामिल कार फरमा है? आप समझते हैं कि हिज़्बुल्लाह के जो हमला है इसराइल के साथ किसी एक बहुत बड़ी जंग का आगाज बन सकता है? तो आपने जो सवाल किए इसके दो हिस्से हैं। एक तो ये है कि क्या इसके बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड तो बहुत तवील है, इसकी हिस्ट्री है पूरी कि इजराइल को किस तरह बसाया गया और इसमें 1897 में किस तरह ज़ायोनिज़्म की बुनियाद रखी गई, वो तो पूरी एक तारीख है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है और पिछले एक साल से जो सूरत हाल चली आ रही है, अक्टूबर पिछले साल के, तो उससे तो ये महसूस होता है कि बतदरीज बढ़ती जा रही है मामलात। और ख़ास तौर पर जब तक हमास के साथ तो इजराइल को जिस तरह वो चाहता था कामयाबी नहीं हो सकी। 700 इजराइल के भी सोल्जर्स वहाँ मारे गए। इजराइल के सोल्जर्स अभी ओवर फटीग हो गए हैं फ़लस्तीन और गाज़ा के सामने। और अब हिज़्बुल्लाह के साथ भी ये कर दिया है इजराइल ने सिलसिला शुरू
तो उसकी वजह से, और हुआ क्योंकि इजराइल का उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसको असैसिनेट कर दिया, इजराइल के डिप्टी कमांडर को इजराइल हिजबुल्लाह के डिप्टी कमांडर को असैसिनेट कर दिया, उनके चीफ को असैसिनेट कर दिया। उसकी रिटेलिएशन हिजबुल्लाह के पास कोई चॉइस नहीं थी। हालांकि ईरान इस वक्त और हिजबुल्लाह दोनों ये चाहते हैं कि इस वक्त वो इस मामले में न पड़े, क्योंकि ईरान का भी इसमें कोई फायदा नहीं है। ईरान अपनी प्रोग्रेस के एल्गोरिथम की तरफ जा रहा है, तो वो नहीं चाहता कि इस किस्म के मामलात हों। लेकिन जिस तरह ये थोपा जा रहा है सर पर हिजबुल्लाह के, तो हिजबुल्लाह के पास कोई च्वाइस नहीं थी रिटेलिएट करने की, और यही नेतन्याहू चाहता है कि वो किसी तरीके से इस आग को इतना भड़काए कि अमेरिका बीच में कूद पड़े। अमेरिका इस वक्त और जो बाइडन या अमेरिका की लीडरशिप वो इसमें कूदना नहीं चाहती। उन्होंने वाज़ेह करके बता दिया है इजराइल को कि हम इस जंग में नहीं आना चाहते हैं अनलेस ईरान आप पर अटैक करे और आपके सलामती को खतरा हो, यानी कि इजराइल की सलामती को खतरा हो, तो उस ऐसी सूरत में बिल्कुल अमेरिका कूद पड़ेगा। और उन्होंने इस चीज की एश्योरेंस दी हुई है इजराइल को, ये लिटरेचर में मौजूद है। और इसकी डिप्लॉयमेंट अगर आप देखें अमेरिका की, तो आपको नजर आ जाएगी कि जिस हिसाब से अब्राहम लिंकन बहुत बड़ा बहरी बेड़ा है और मजीद बहरी बेड़े जो सबमरीन भी है, जिसमें जहाज भी है, जिसमें जमीनी फोर्स भी है, और भी इसके इस मेडिटेरेनियन और ओशन, इंडियन ओशन के नजदीक, तो ये तो तैयारी तो अपनी जगह पर है। अब ये देख लीजिए कि चाहते हुए या न चाहते हुए जिस तरीके से इजराइल की मंशा और डिमांड है कि किसी तरीके से अमेरिका आ जाए बीच में, अमेरिका उनको एयर डिफेंस तो दे रहा है, साजो सामान तो दे रहा है, उनको तकरीबन 150 टन के करीब बम और बारूद तो दे दिया है, लेकिन वो नहीं चाहता कि ग्राउंड फोर्सेज और बाकी चीजों के साथ आए। तो अब देख लीजिए कि हिजबुल्लाह ने जो टारगेट किया वो उन्होंने हाइफा किया। हाइफा तीसरा बड़ा शहर है, और वो बताने के लिए क्या, दरअसल उसने हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया वो उसके बदले में किया कि उनके डिप्टी चीफ को उन्होंने हलाक कर दिया था, शहीद कर दिया था। तो उसकी वजह से उन्होंने जिस केस पर हमला किया वहां इजराइल लीडर, मिलिट्री लीडर था, उस पर निशाना बनाया गया। इजराइल क्योंकि मीडिया को से वहां से नहीं आ रहे हैं, तो जिसकी वजह से पता नहीं, लेकिन इजराइल ने जो ये खेल खेला है पेजर के साथ और वायरलेस सोलर एनर्जी के साथ ब्लास्ट करके और वॉकी टॉकी के साथ ब्लास्ट करके, ये खेल बड़ा खतरनाक है। ये ले जाएगा नैनो रोबोटिक वॉरफेयर के तरफ। तो डॉक्टर साहब दूसरी तरफ फिर जब हम बात करते हैं आलमी बरादरी के हवाले से, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की जब हम बात करें, तो जंगबंदी की अपील अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से की जा रही है, ये किस हद तक मौसर हो सकती है? अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हमें ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि फौरन जंगबंदी की जाए, और वो ये कह रहे हैं कि लबनान को एक और गजा बनाने से हमें रोकना होगा, यानी कि फिर हालात उसी तरफ जा रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं? देखिए, सेक्रेटरी जनरल का तो यही काम है, उसको यही कहना चाहिए, लेकिन क्या सेक्रेटरी, आपकी आवाज मुझे आ रही है और अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो जी कंटिन्यू कीजिएगा डॉक्टर साहब। का तो यही काम है सेक्रेटरी जनरल का तो यही काम है कि वो बताए कि इसको एस्केलेट नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या सेक्रेटरी जनरल के पास वो कुव्वत, वो सलाहियत, वो ताकत, वो टूल्स हैं? नहीं, सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल के पास हैं, और सिक्योरिटी पास हो गए डॉक्टर साहब, आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि इसराइल की जानिब से भी फौरी जवाबी कार्रवाई की गई है और लबनान के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहां पर हमले भी किए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी खित्ते के जो दीगर ममालिक हैं कि उसको भी इस तनाज़े में शामिल कर सकती है, जिस तरह से अब स्टेटमेंट्स आना भी शुरू हो गई हैं। बरतानिया में सऊदी सफ़ीर ने भी इस हवाले से खबरदार किया है और उनका यह कहना है कि मशरिक़ वस्ता में अगर हम देखें तो 1973 के बाद पहली बार इलाकाई जंग छिड़ने का जो इतना बड़ा खतरा है वो पैदा हो चुका है। इस कशीदा
सूरत हाल के पेश नज़र आलमी बरादरी को फौरी इक़दामात करने की भी ज़रूरत है ताकि जंग का जो दायरा है वो वसी ना हो और पूरा खित्ता तबाही का शिकार ना हो। लबनान और इसराइल के दरमियान जो बढ़ती हुई कशीदगी है उसने आलमी रहनुमाओं को भी जंग बंदी की अपील करने पर मजबूर कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा और जो दीगर आलमी ताकतें हैं वो मशरिक़ वस्ता में अमन के फ़रोग़ के लिए अपनी भरपूर कोशिशें तो कर रही हैं ताकि जंग का जो दायरा है वो मज़ीद ना फैले और खित्ते के अवाम को मज़ीद मुश्किलात से भी बचाया जा सके। लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब भी अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि तमाम चीज़ें अब इसराइल की तरफ से थोपी जा रही हैं, ईरान को भी किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब एक और चीज़ पर मैं आपका कमेंट ज़रूर चाहूँगा, जिससे हम देख रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में इलाकाई जंग छिड़ने के इम्कान आपको लग रहा है ये कितने संगीन हो सकते हैं, इसके आलमी असरात क्या हो सकते हैं और ये जो कशीदगी है ये खित्ते के दीगर ममालिक को भी इस तनाज़े में शामिल कर सकती है, क्योंकि 1973 के बाद पहली बार ऐसा लग रहा है कि इलाकाई जंग छिड़ने का एक बहुत बड़ा इम्कान है। नहीं, ये तो 1967 में भी ऐसा लग रहा था, 1973 में भी, 1982 में जब लेबनान की पहली, उसके बाद 2006 में, तो लेकिन उस वक्त कंट्रोल कर लिया गया। अब दुनिया की हालात उससे मजीद चेंज हो गए हैं और इस वक्त जो सूरत हाल है इससे बड़ी जंग कभी नहीं हुई कि साल तक जारी रहे। पहले जो जंगें थी वो 2 महीने 2.5 महीने इससे ज्यादा नहीं रही, तो इस दफा नुकसान भी ज्यादा हुआ और ये इस दफा साजो सामान और हथियार भी ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। इतना बम और कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप चेंज हो गया है। इस वक्त पिछले जो आपने तमाम जंगों का हवाला दिया और मैंने दिया, उसके मुकाबले में हालात मजीद कॉम्प्लिकेट हो गए हैं दुनिया के। इस वक्त आप देखें तो रशिया चाइना की जो हम-आहंगी है वो जब जिन जंगों की आप बात कर रहे हैं 82 में, 1973 में, 1967 में, उस वक्त वो हम-आहंगी नहीं थी। इस वक्त जो पिछले हफ्ते एक अस्करी एक्सरसाइज की है रशिया ने और चाइना ने मिलकर, वो इंग्लिश चैनल में फर्स्ट टाइम अपनी बैरी बेड़ों का उन्होंने डिस्प्ले किया है। इसी तरीके से आर्कटिक ओशन के तरफ भी गए हैं। तो ये तमाम ताकत का जो एक दफा सरचश्मा एक दूसरे को दिखाया जा रहा है, अमेरिका और ये चाइना और रशिया अपनी अस्करी एक्सरसाइजेस को दिखला के, तो उससे अंदाजा ये होता है कि सफबंदियां हैं और इलाके में जहां तक ताल्लुक है वो तो अगर ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। जो अरब ममालिक इस वक्त सरासमी का शिकार हैं, सहमे हुए हैं बिल्कुल अरब हुक्मरान, वो उनके अवाम निकल आएंगे तो उनको भी शामिल होना पड़ेगा और ये फिर चॉइस नहीं रहेगी। जैसे अमेरिका कह रहा है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं रहेगी, अगर ईरान ने अटैक किया इजराइल को और इजराइल की वायबिलिटी को अगर खतरा हुआ तो हम बीच में आ जाएंगे। उन्होंने क्लियर कर दिया और यही वजह है कि ईरान नहीं चाहता कि इस वक्त वो जंग इस हिसाब से छिड़े, क्योंकि ठीक है। बहुत शुक्रिया साबिक सफीर डॉक्टर जमील अहमद खान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से, जहां चैंपियंस वनडे कप का पहला मरहला शानदार मुकाबलों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया है। मुख्तलिफ टीमों के दरमियान सख्त और दिलचस्प मुकाबले देखने को मिले, जिसमें टीमों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और शायकीन को यादगार मैचेस देखने को मिले। इस मरहले के दौरान कुछ टीमों ने कामयाबी के साथ अपने अगले मरहले में पहुंचने का सफर मुकम्मल किया, जबकि कुछ टीमों को नाकामी का सामना करना पड़ा। सबसे ज्यादा पॉइंट्स के साथ मार्कोस टीम इस मरहले में सरफहरिस्त नजर आई। मार्कोस ने अपने 4 मैचेस में से 3 में फतह हासिल की है, लेकिन एक अहम मुकाबले में उन्हें लायंस के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। यह लायंस की पहली फतह और मार्कोस की पहली शिकस्त थी। इस मैच में लायंस ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 6 विकेट पर 367 रन बनाए, जिसमें इरफान खान की 100 रन की नॉट आउट इनिंग्स नुमाया थी। टूर्नामेंट की सबसे बड़ी फातेह स्टॉलियंस के हिस्से में आई, जब उन्होंने डॉल्फिन्स को 174 रन के भारी मार्जिन से शिकस्त दी। इस मैच में बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी बनाई, जबकि स्टॉलियंस के बॉलर्स ने डॉल्फिन्स के बल्लेबाजों को 97 रन पर ढेर कर दिया। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का कहना है कि इस टूर्नामेंट का मकसद नए टैलेंट की तलाश और परवरिश है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए नए खिलाड़ियों को आगे लाना जरूरी है। सीनियर खिलाड़ियों की मुसलसल नाकामी और टीम की कारकर्दगी में पिछले 1 साल में नुमाया कमी ने सबको हैरान कर दिया है। अब तमाम नजरें टूर्नामेंट के अगले मरहले पर हैं, जहां मजीद सनसनीखेज मुकाबले और नए खिलाड़ियों की कारकर्दगी पर भी निगाहें मरकूज होंगी। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने मैं ज्वाइन किया, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चैंपियंस वनडे कप के पहले मरहले में आपको किस टीम की कारकर्दगी ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवार खबर साहब आपका, आपकी मैनेजमेंट का और आपकी टीम का कि आपने आज मदऊ किया मुझे गुफ्तगू शनीस करने के लिए अपने प्रोग्राम में। जनाब मोहतरम, इस वक्त जिस अंदाज से ये टूर्नामेंट हो रहा है, आपने इब्तिदाइया में कहा काफी शानदार अंदाज से दिलचस्प मुकाबले हो रहे हैं,
लेकिन मैं हुजूर ये कहूंगा कि ये मुकाबले तो हो रहे हैं, लेकिन ये एक तरफा मुकाबले मैं देख रहा हूँ। जो टीम टॉस जीतती है वो टीम मैच जीतती है। और फिर जो हमारे आपने बात की नए टैलेंट के हवाले से कि नकवी साहब का ये जो है मिशन था कि सी के जरिए नया टैलेंट सामने आएगा ताकि सर्जरी फिर बेहतर अंदाज से हो सके। क्योंकि जब मीडिया ने काफी इसरार किया कि भाई सर्जरी कब होगी, सर्जरी कौन करेगा, सर्जरी किसने करनी है, डॉक्टर भी क्या बाहर से आप मंगवाएंगे, क्योंकि आपके तो बयानात से भी दम नहीं है, आपके तो बयानात से भी उसी अंदाज से हवा निकल गई जिस तरह से गुब्बारे से हवा निकल जाती है। तो उस पर उन्होंने कहा बज़िद होकर, क्योंकि आप नदीम खान साहब की भी हाल ही में जो उनका टीवी चैनल पर बयान आया, उन्होंने ये कहा कि भाई ये इवेंट कराने का मकसद यही था, जब हम बांग्लादेश से हार गए तो उसके बाद कुछ रह नहीं गया पाकिस्तान क्रिकेट के पास और फिर हमें ये इवेंट मुनक्किद करना पड़ा। लेकिन हमने आज तक अपनी गलतियों से माजरत के साथ नहीं सीखा है। अनवार खावर साहब, आप एक खिलाड़ी को उस वजह से नहीं खिलाना चाहते थे कि उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आला अफसरान, मौजूदा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक खिलाड़ियों के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। तो फिर आपने आसिफ अली को आजमाया, हुसैन शाह को आजमाया, सलमान अली आगा को आजमाया, इफ्तिखार को आजमाया, लेकिन उस शख्स को दीवार से लगाया। आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, मेरे जराये बता रहे हैं कि लाहौर के स्टेडियम में सैयद मोहसिन रज़ा नकवी से उमर अकमल ने मुलाकात की थी और वो मुलाकात कोई आम मुलाकात नहीं थी। उन्होंने पहले खुद ही गए थे और उन्होंने जाके वो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके प्रैक्टिस करें जैसे दीगर लोग जाते हैं। बाबर आजम के भाई भी वहाँ मौजूद होते हैं, लेकिन उनका कोई क्रिकेट से लेना देना नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस करने जाते हैं। कई लोग उनके बच्चे जाते हैं प्रैक्टिस करने, लेकिन वो खिलाड़ी जिसने पाकिस्तान के 6 आलमी इवेंट्स में नुमाइंदगी की उसको नजरअंदाज किया गया। उसकी गाड़ी भी काफी दूर पार्क करवाई गई, कहा आप स्टेडियम के अंदर नहीं आएंगे। फिर वो गया और मोहसिन नकवी साहब से मुलाकात की, इसके बाद उसको खेलने का मौका मिला और दिल बर्दाश्त होने के बाद उसने कहा कि अगर शर्जील खान को अनफिट करार दे दिया जाता है और आजम खान को ये रिलीफ मिल जाता है फिटनेस टेस्ट के मामले पे कि वो सीपीएल खेल रहे हैं, शर्जील खान अनफिट है, फिर यहाँ छुरी चल जाती है मिर्जा साद बेग पर जो आपके अंडर 19 के कप्तान है, क्योंकि वो एक जो है कराची का बहुत बड़ा नाम है, उसके जो है कहने पर उससे मुलाकात उन्होंने नहीं की तो उसकी छुरी चल जाती है। यहाँ ये जो पाकिस्तान क्रिकेट से जो पैमाना है और ये जो चीजें हो रही हैं, मैं आपको ये कहूंगा कि इस वक्त मुझे एक वो जुमला याद आ रहा है जनाब मोहसिन हसन खान साहब का, पाकिस्तान का क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है। वो असल में हर चीज एक बार काफी अहम बात जो है वो कहते हैं और वो ये कहते हैं कि एक राइट मैन फॉर अ राइट जॉब होना चाहिए और सबसे पहले पाकिस्तान। अगर आपने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया तो आपने अपने को इग्नोर कर दिया। तो मुझे ये जो है उनका, लेकिन फिर ताबिश आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि इस टूर्नामेंट का जो मकसद है वो नए टैलेंट की तलाश है, तो फिर इसका मतलब जो बातें आप बता रहे हैं टूर्नामेंट नए खिलाड़ियों को तो फिर आगे लाने में किस तरह से मददगार साबित होगा? सर मैं और आप हम लोग तकरीबन काफी टाइम से गुफ्तगू शनीद करते रहे हैं। आपके इस मॉर्निंग शो में आप मुझे अक्सर मदऊ करते हैं, आपकी ये बड़ी नवाजिश है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप देखें हम इतने टाइम से बात कर रहे हैं, कामरान गुलाम डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे, आपने उन्हें नजरअंदाज किया। डोमेस्टिक के परफॉर्मर थे मोहम्मद हुरैरा, आपने उनको नजरअंदाज किया। शायद मोहम्मद भट्टी उसका डोमिसाइल कमजोर है, अगर उसका ताल्लुक दादू से है तो आपने उसको नजरअंदाज किया, मैंने और आपने तो नहीं किया। इसके अलावा अगर बात की जाए मीर हमजा, आप कभी उसको चांस देते हैं, कभी आप नजरअंदाज कर देते हैं। कराची का ताबिश खान जो है उसके लिए रिकॉर्ड बनाया डोमेस्टिक में, उसको नजरअंदाज आपने और मैंने नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उन आला ओहदेदारान, सेलेक्टर्स, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया। तो ये जो रवैया है, ये जो भाषा है, और इसके बाद सोने पे सुहागा आप बोले मैं ऐसे मेंटोर लेके आया हूं जो दुनिया की तारीख बदल देंगे, इनको देखकर जो पाकिस्तान की क्रिकेट ऐसी उरूज पर चली जाएगी। भाईजान ये सारे जो है लोग, ये तमाम लोग जो कहीं ना कहीं जो कोई ना कोई इल्जाम में मुलविस है, वकार यूनिस साहब से मुतल्लिक क्या इल्जामात नहीं हुए ना, आपने 5 मरतबा मौका दिया, 6 मरतबा ही मौका दे रहे हैं। मिसबाह उल हक साहब को आपने हेड कोच बनाया, क्या रिजल्ट आया उसका? कोई रिजल्ट नहीं आया। आपने वापस उन्हें मौका दे दिया, अब वो यूएसए में मौजूद है। भाई अगर आपको चांस देना था तो बहुत बड़े बड़े नाम पाकिस्तान क्रिकेट में मौजूद है ना। मोहसिन हसन खान साहब का चांस देते, वो इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी सीरीज ना सिर्फ उन्होंने जिताई, स्टेट में 3 अहम जो है टूर्नामेंट की सीरीज थी वो उन्होंने जिताई है, कि उनके पास रिकॉर्ड मौजूद है। आप उन्हें चांस देते नहीं है। फिर आप चांस देते आमिर सोहेल को देते, आपने उन्हें कभी चांस दिया नहीं। कप्तान यूनुस खान को देते, आपने उन्हें कभी चांस दिया नहीं। इसलिए नहीं दिया, आपको पता है ये लोग कभी दब के नहीं चलेंगे। इकबाल कासिम साहब आप उन्हें रकीब आप उन्हें चांस देते, कौतिब अहमद, अजहर खान नहीं दिया आपने, मोहम्मद इलियास आप उन्हें देते। कुछ नहीं, ग्रेट माजिद खान आप उनको ला सकते हैं अपने दरमियान, उससे बड़ा नाम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में कोई नहीं है।
लेकिन आपने अपने जैसे ही लोग लाने हैं, चापलूसियां करने वाले, आओ भगत करने वाले, यही लोग लाएंगे, इसी तरह सिस्टम चलाएंगे जनाब, नहीं चलेगा। माजरत के इसके साथ एक और बात आपको बताऊंगा, आपको भी हैरानगी होगी। आप देखें टेस्ट करें जुनेद जिया और साबिक चेयरमैन के जो है साहबजादे हैं, इसके बाद नदीम खान, उनके भाई मोइन खान, पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, साबिक कप्तान है। नदीम खान खुद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, लेकिन वो उसके अंदर काम कर रहे हैं अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने 11 जो है फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसके क्रिकेट से कोई स्पेशली इतना ज्यादा लेना देना नहीं, उसकी 2 जो है 50 हैं, लेकिन वो उनके अंडर काम कर रहे हैं, यस बॉस कर रहे हैं। तो मुझे हैरानगी हो रही है, सिस्टम जो है इस तरह जो मफलूस सिस्टम है, इसमें कौन काम करेगा? कोई इज्जतदार क्रिकेटर तो मेरे नजदीक लेकिन ताबिश, फिर पाकिस्तान की जो मौजूदा क्रिकेट टीम की हालिया कारकर्दगी है वो आप समझते हैं, उस पर क्या तजिया आपका? सीनियर खिलाड़ियों की कारकर्दगी के बारे में अगर हम कहें, उस पर आपकी क्या राय है? क्या एक्सपेक्टेड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए? फिर कौन से नाम, एक बार फिर से वही नाम हम देखेंगे, वही फाइनल होंगे? फिर सर वही होगा बेसिकली। आपको मैं बताऊं, हम जो इतनी बहस करते हैं, हम जो इतनी गुफ्तगू करते हैं, बंद कमरों में जिस तरह से हमारे मुल्क के लिए फैसले होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी बंद कमरों में फैसले होते हैं। वहां ये क्रिकेट एजेंट्स, ये सेलेक्टर्स और मोनोपोली ग्रुप जो है वो बंद कमरों में फैसले करता है, और आपके और मेरे जो। ठीक है ताबिश, बहुत शुक्रिया। हमें बराह रास्त जाना है वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी साहिबा मीडिया से गुफ्तगू करें, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। बारे में की जो ये बैठकर चस्के लेती रही, एक औरत का इस तरह बातें कर चस्के लेना डूब मरने का मुकाम है उसके खानदान के लिए भी, और उसकी परवरिश के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि इस को औरत या लड़की के लाने का हक है। जिस तरह की बातें वो करती है, इस तरह मर्द बातें नहीं करते, वो करती है, और फिर जब उसके ऊपर कानून एक्शन फिर वो मजलूमा बन जाती है, वो मासूमा बन जाती है। वही उसके वालिद साहब कर रहे हैं, और मुझे उठा लिया, मुझे अगर उठाया होता तो तुम्हारी बेटी आ गई होती ना। हमने तो खास तौर पे अपने केस के अंदर मैं कतई तौर के ऊपर किसी भी तरह कोई हुकूमती इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने इसके ऊपर कोई हुकूमती प्रेशर इस्तेमाल करने की कोशिश की है, तो वो मेरा केस ख़राब होगा। और मैं चाहती हूँ जो इस बीबी ने सीएम के बारे में भी जलसे के दौरान इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं कर रही, और मैं देखना चाहती हूँ कि ये अदालतें क्या करती हैं, इस मुल्क का कानून क्या करता है। क्योंकि अगर ज़रा सी भी जो है वो कहीं पर ये शायबा आ गया कि मैंने को पता नहीं था कि ऐसी वीडियो आई है, उनको ट्वीट करके लीड किया कि ऐसी वीडियो ये देखो, ये चेक करो, और उसके बाद फिर वो ट्विटर पे शुरू हो गया। मीडिया से गुफ्तगू करी थी, आप बराह रास्त मनासिर भी इस वक्त देख रहे थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा करने के बाद एक बार फिर से आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं, और उन बहू बेटियों के लिए जो इस तरह से अदालतों में आकर रोज नहीं बैठ सकती, जिनको शायद सुना भी नहीं जाता, जो शायद पिटीशंस भी नहीं डाल पाती, मेरा केस उन सब के लिए है। और ये नासूर है ना, जो ये प्रोपेगेंडा सेल चलाकर लोगों का मुंह बुली करते हैं, जो उनके खिलाफ बोलेगा, जो उनकी लाइन टोनी करेगा, वो क्रिकेटर हो, वो फनकार हो, वो सियासतदान, उसकी माँ बहन कर दो ताकि डर जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी मीडिया से गुफ्तगू करी थी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। नाज़रीन, अल्जाइमर डिमेंशिया की सबसे आम किस्म है और एक पेचीदा दिमागी बीमारी है जिससे याददाश्त, सोचने समझने की सलाहियत और रोज़मर्रा के मामूलात पर गहरे असरात मुरतब होते हैं। हम आपकी हेल्थ के हवाले से इस सेगमेंट में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। इस बीमारी का न सिर्फ मरीजों पर असर होता है बल्कि उनके अहले खाना और देखभाल करने वालों के लिए भी बेपनाह चैलेंजेस पैदा होते हैं। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में तकरीबन 6 करोड़ 50 लाख अफराद डिमेंशिया का शिकार हैं और हर साल तकरीबन 1 करोड़ नए केसेस सामने आते हैं। पाकिस्तान में भी अल्जाइमर के मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और हमारे मुआशरती ढांचे के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस बीमारी की इब्तदा में अलामात धुंधली होती हैं, जैसे याददाश्त का कमज़ोर होना या रोज़मर्रा के कामों में मुश्किलात का सामना करना। चूँकि इसकी इब्तदाई अलामात अक्सर नज़रअंदाज हो जाती हैं, लिहाजा तशख़ीस में ताख़ीर हो सकती है जो बीमारी के इलाज को मज़ीद पेचीदा बना देती है। आज के शो का मकसद भी यही है कि अल्जाइमर के बारे में आगाही हम फैलाएँ और इस बीमारी के शिकार अफराद और उनके अहले खाना के लिए मददगार मालूमात फराहम भी करें।
आज के शो में हमारे मेहमान हैं मुमताज़ न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अदनान असलम, जो कि हमें अल्जाइमर के हवाले से तफसीली मालूमात देंगे। डॉक्टर साहब को हम खुशामदीद कहते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी हैं डॉक्टर अदनान असलम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपका बहुत शुक्रिया। बहुत अहम टॉपिक है और मैं जो फिगर्स हैं वो देखकर मैं हैरान हो रहा हूँ कि 6 करोड़ 50 लाख अफराद डिमेंशिया का शिकार इस वक्त पूरी दुनिया में हो चुके हैं। 1 करोड़ अफराद हर साल इसमें एडअप होते चले जा रहे हैं। कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है ये, और सबसे पहले इसकी वजूहात क्या हैं? अस्सलाम वालेकुम। अनगिनत दुरूद हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर। अल्जाइमर बीमारी, अल्जाइमर डिजीज़ डिमेंशिया की सबसे आम, सबसे कॉमन किस्म है जिसमें यादाश्त के मखसूस खुलिये मरना शुरू हो जाते हैं। दिमाग के अंदर कुछ एरियाज़ होते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ होता है यादाश्त के साथ। ठीक है। ये खुलिये जो हैं वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिसके नतीजे में यादाश्त तो मुतासर होती है, सोचने समझने की सलाहियत मुतासर होती है, तर्ज़ अमल की सलाहियतें मुतासर होती हैं, रिएक्ट करने की सलाहियतें मुतासर होती हैं, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ने वाली बीमारी है। आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि पूरी दुनिया में 55 मिलियन लोग जो है वो अल्जाइमर का शिकार है, और इसमें हर साल 10 मिलियन लोगों का, यानी 1 करोड़ लोगों का इजाफा होता जा रहा है। अब अल्जाइमर की अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, आगाही बढ़ रही है। तो जिस शरह से ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और माहिर न्यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, तो अंदाज़ा ये है कि 2030 में ये तादाद 78 मिलियन तक पहुंच जाएगी, और 2050 में ये तादाद 139 मिलियन तक पहुंच जाएगी। 139 मिलियन, और ये बहुत सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो आदाद शुमार के हवाले से 7 लाख कम अज़ कम अफराद जो हैं वो अल्जाइमर का शिकार है। ठीक है। अब बुनियादी प्रॉब्लम यहाँ ये है कि पाकिस्तान में कोई एक सेंट्रल रजिस्ट्री नहीं है पेशेंट की, एक डाटा मुरतब नहीं होता जिसमें हो। ठीक है। जिसमें ये पता हो कि हमारे पंजाब में इतने हैं, सिंध में इतने हैं, KPK में इतने हैं, बलूचिस्तान में। अभी एक रफ अंदाज़ा है, और 7 मिलियन लोग, यानी 7 लाख लोग जो हैं वो इसका शिकार हैं। लेकिन सोचा ये जा रहा है कि एक्चुअल तादाद इससे कहीं ज़्यादा है, क्योंकि लोगों को इसकी आगाही नहीं है। क्योंकि होता प्रॉब्लम क्या है, इसमें यादाश्त की कमी होती है, और मौजूदा यादाश्त में कमी होती है, यानी थोड़ी देर पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो मरीज भूलता है, लेकिन पुरानी सारी चीज़ें उसे जुजियात के साथ, माइनर डिटेल्स के साथ याद होती हैं। अब जब वो पुरानी बातें सारी माइनर डिटेल के साथ याद होंगी और वो नई बातें स्किप कर रहा होगा, तो बहुत दफ़ा इसको कह दिया जाता है कि ये तो इनसे तो पूछें, इनसे आप क्या में पाकिस्तान की बात पूछें तो वो एक एक बात आपको बता देंगे, तो इनको कैसे डिमेंशिया हो सकता है, ये यादाश्त का प्रॉब्लम। अब उसमें कंसीडर किया जाता है कि ये शायद जानबूझ के कर रहे हैं। ये अमूमी तौर पर 50 ईयर से ज़्यादा के अफराद को होती है, लेकिन अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया या अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर भी है जो 50 साल से कम उम्र लोगों को होता है। लेट ऑनसेट 50 साल से ज़्यादा उम्र के, और अर्ली ऑनसेट 50 साल से कम उम्र के अफराद को होता है। ठीक है। अब अगर अलामात पे आपने मुझे कहा अलामात की, तो अलामात की अगर बात करें तो बड़ी अहम चीज़ ये है कि जो कोर पॉइंट है वो ये है कि मौजूदा यादाश्त में कमी आती है, पुरानी यादाश्त बिल्कुल ठीक रहती है। ठीक है। ये उसमें जुजियात के साथ हाँ, मतलब माइनर डिटेल्स अगर आप पूछेंगे तो माइनर डिटेल्स भी आपको वो 50 साल पहले की बता देंगे, अपने बचपन की बता देंगे, अपने बहन भाइयों की बता देंगे, क्या में पाकिस्तान के मुतालिक चीज़ें बता देंगे, बट जो रिसेंट चीज़ें नहीं बता सकते। अब रात खाने में क्या खाया, उनसे आप पूछेंगे कि कल रात आपने खाने में क्या खाया, तो वो नहीं बता सकेंगे। बसाओ का तो खाना खा के भूल जाते हैं कि खाना खाया है या नहीं खाया, और फिर वो मांगते हैं कि खाना मुझे दोबारा दें, जबकि उन्होंने 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले खाना खाया होता है। नंबर 1 ये मौजूदा यादाश्त में कभी। नंबर 2 ये है कि मरीज को दिन, वक्त और जगह याद नहीं रहती, और वो काम जो मरीज ने सारी उम्र बड़े बतरीके एहसन, बड़ी खूबसूरती के साथ सर अंजाम दिए, अब वो काम वो नहीं कर सकता। ठीक है। मरीज को बात करने में मुश्किल होती है, गुफ्तगू में मौजू अल्फाज के इस्तेमाल में मुश्किल होती है, और आसान लफ्ज़ भूल जाता है, आसान लफ्ज़, और बसा औक़ात उसके
नतीजे में वो जब कंफ्यूज होता है, उसे बात अपनी बताई नहीं जाती, तो मरीज फिर ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है जिससे बात का मफहूम ही समझ नहीं आता। ठीक है। कुव्वत फैसला में इनके कमी होती है। जहां कोई डिसीजन करना है या कोई ऐसी चीज है जिसमें दो ऑप्शंस में से एक का इंतखाब करना है, तो ये नहीं कर पाते और थोड़ी सी भी पेचीदा बात होगी तो ये उसको मिस कर जाएंगे। फिर ये पैरानॉइड हो जाते हैं, रात को जागते हैं, सारी रात जागेंगे, आपको भी जगाएंगे, आपका दरवाजा नॉक करेंगे, दूसरे बेटे का दरवाजा नॉक करेंगे, तीसरे बेटे का दरवाजा नॉक करेंगे। अमूमी तौर पर ये खवातीन में ज्यादा कॉमन है मर्दों की निस्बत। और सरप्राइजिंगली जो हमारा जो एक सेटअप है, मशरकी मुआशरती सेटअप है, उस मुआशरती सेटअप में जो केयर गिवर्स हैं वो भी खवातीन हैं। तो खवातीन दोनों एंड पे सफ़र कर रही हैं, यानी खवातीन मरीज भी हैं और उनकी जो केयर गिवर्स हैं वो भी खवातीन हैं। अब सारी रात ये मरीज जागता है, सारा दिन ऊँगता है, सोता है। जब दिन के टाइम नींद पूरी कर लेता है, रात को उसको नींद नहीं आती तो फिर वो सारी रात जागेगा। कभी वो उसका दरवाज़ा नॉक करेगा, कभी दूसरे बेटे का, कभी तीसरे बेटे का दरवाजा नॉक करेगा या कॉल्स करेगा। ठीक है। और एक और चीज़ जो होती है वो ये होती है कि ये शक भी करते हैं। इन्हें जब ये बीमारी बढ़ती है ना तो फिर ये शक करना शुरू कर देंगे। आपको कहेंगे कि तुम्हारी बीवी ने मुझे कोई चीज़ इसमें मिला दी है, जहर मिला दिया या कोई चीज़ मिला दी है, मेरे खाने में मिला दी, केयर ठीक से नहीं की जा रही, केयर ठीक नहीं कर रहे, तुम लोग मुझे देखते नहीं, तुम्हारी बीवी मुझे पूछती नहीं। तो वो एक घर में खानगी मसाइल शुरू हो जाते हैं इसकी वजह से। और अक्सर जो खवातीन फिर ये केयर कर रही हैं, ये वो भी फिर बाद में इसका शिकार किसी न किसी वजह से हो जाती हैं। 50 साल की उम्र से पहले अगर अल्जाइमर आपके वालिदैन में से किसी एक को है तो आपका आम लोगों की निस्बत अल्जाइमर में मुब्तला होने का चांस बहुत ज्यादा है। अगर आपके 50 साल से कम उम्र आपके पेरेंट्स में से कोई। अच्छा, ये जो मैंने खानगी मामलात हैं ना, ये बड़ी अहम है। अब कुछ अरसे बाद वो रिश्तों को कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। जब एडवांस होती है तो वो रिश्तों को कंफ्यूज करना, अभी आपको पहचानेंगे कि आप बेटे हैं, आप बेटी हैं, ये सारे रिश्ते बहू पहचानेंगे। फिर उसके बाद वो रिश्तों को कंफ्यूज करना शुरू कर देंगे। हो सकता है खुदा ना खास्ता वो अपनी बहू को अपनी अहलिया समझ लें, और यहाँ वो टाइम है जिसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और वो उनके बस में नहीं होता। इसीलिए अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि हम जिसका मफहूम है कि हम इंसान को जो है वो उम्र में बढ़ोतरी देते हैं, बढ़ाते हैं, और फिर एक वक्त वो आता है कि हम उसे बचपन की तरफ लौटा देते हैं और वो वैसे ही हो जाता है जैसे वो कुछ जानता नहीं, बचपन में कुछ नहीं जानता था, उसे सिखाया जाता था, बताया जाता था। तो इनके साथ बहुत ज़्यादा जो है वो शफकत की ज़रूरत है, हुस्न सलूक की ज़रूरत है। बिकॉज हमारे वो पेरेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम है, हमारे वो रिश्तेदार जिनको ये प्रॉब्लम है, ये उनके कंट्रोल में नहीं है। कतई तौर पर ये इल्म नहीं है कि क्या हो रहा है, वो कुछ जानबूझ के नहीं कर रहे। तो ये जो बेहतरीन चीज़ है इसके लिए कि रब्बिर हमहुमा कमा रब्बा यानी सगीरा, कि ए अल्लाह मेरे वालिदैन पर उसी तरह रहम फरमा जैसे उन्होंने मुझ पे रहम फरमाया था जब मैं छोटा था। तो ये चीज़ बड़ी अहम है। अच्छा, आखिरी चीज़ ये है कि जब इनकी पेचीदा जो है वो फैसला करने में भी मुश्किल है, फिर थोड़ी सी चीज़ जिसमें थोड़ी सी पेचीदगी भी आती है वो ये नहीं कर सकते, और इनकी शख्सियत में, इनके रवैये में तेज़ तब्दीली आती है। लाइक इनका मूड चेंज होता रहता है। अभी बात कर रहे होंगे, रो रहे होंगे तो एकदम फिर हंसना शुरू कर देंगे, हंसते हंसते एकदम रोना शुरू कर देंगे। मूड जो है वो इतना रैपिडली चेंज होता है, इतना रैपिडली चेंज होता है कि देखने वाले को समझ नहीं आती कि ये क्या हो रहा है, और फिर वो उसके नतीजे में कबातें जन्म लेती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे गुफ्तगू के आगाज़ में आपने कहा कि जो याददाश्त के खुलिये हैं ये मरना शुरू हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, उसकी मैं चाह रहा हूँ कि क्या वजूहात हैं, क्या उस टाइम पे सिम्टम्स ऐसे हैं जो कि अगर हम नोट करते हैं किसी में भी तो हम तब से अगर केयर शुरू कर दें, क्योंकि आपको जैसा कि आपने भी कहा, हम भी जानते हैं कि अवेयरनेस तो नहीं है इस हवाले से, आगाही ही नहीं है, और फिर कॉम्प्लिकेशंस एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अल्जाइमर डिमेंशिया की सबसे मोस्ट कॉमन टाइप है। डिमेंशिया ये है कि याददाश्त का कम होना। ठीक है, ये डिमेंशिया है। इस डिमेंशिया की एक कॉज 50 to 70% लोगों में अल्जाइमर है। 10 to 20% केसेस में लिवी बॉडी डिमेंशिया है, जो कि डिमेंशिया की ये एक और टाइप है। लेकिन इसकी बहुत सारी ऐसी कॉजेज भी हैं जो कि ट्रीटेबल हैं। अल्जाइमर रिवर्सेबल नहीं है, रिवर्सेबल नहीं है, ये वक्त के साथ साथ बढ़ने वाली बीमारी है। लेकिन कुछ
इनकी डिमेंशिया की कॉजेज ऐसी हैं जो ट्रीटेबल हैं, जैसे खुदा ना खास्ता विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो, थायराइड के प्रॉब्लम्स हों, खुदा ना खास्ता दिमाग में रसौली हो, अगर वो रसौली रिमूव कर देते हैं तो फिर वो डिमेंशिया का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। दिमाग में बार बार चोट लगना, दिमाग के खुलियों को ऑक्सीजन की सप्लाई ना जाना, दिमाग के जो है वो जो ऊपर झिल्लियां होती हैं उसकी सोजिश हो जाना, उसके बाद भी डिमेंशिया हो जाता है। तो ये मोटी मोटी इकसाम है, लेकिन इसमें 5-6 ऐसी ट्रीटेबल कॉजेज हैं जो कि प्राइमरी कंसर्न होनी चाहिए एक माहिर न्यूरोलॉजिस्ट की। जब उसके पास केस रिपोर्ट होता है तो वो ये देखे कि अल्जाइमर लेबल करने से पहले, बिकॉज ये रिवर्सिबल नहीं है, उससे पहले ट्रीटेबल कॉजेज ऑफ डिमेंशिया, यानी वो कॉजेज डिमेंशिया की, यादाश्त की कमी की, वो वजूहात जिनको ट्रीट किया जा सकता है और 100% मरीज ठीक हो सकता है, तो उसको रूल आउट करें। उसमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी है, थायराइड के कुछ मसाइल हैं, दिमाग पे चोट है, दिमाग पे रसौली है, ठीक है। ये ट्रीटेबल कॉजेज हैं जो कि हम कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इलाज की तरफ थोड़ा सा आ जाते हैं कि किस तरह से इलाज है इसका। एक तो हम मेडिसिन की तो बात करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है कि कुछ दिमागी मशकें हैं, कुछ सरगर्मियां हैं कि उसमें उनको इन्वॉल्व किया जाए या उनसे बात किया जाए, इंटरेक्शन उनसे किया जाए, किस तरह से इसको बेहतर किया जाए? अगर हम इसको 2 में डिवाइड करें, अगर पेशेंट और फैमिली की बात करें तो पेशेंट, चूंकि ये एक फैमिली डायग्नोसिस है, ये एक शख्स तक महदूद नहीं है ये डायग्नोसिस, ये फिर जब वो खानगी चेंजेस आती हैं, वो कबातें जन्म लेती हैं, तो घर में भी डिप्रेशन, लड़ाइयाँ, परेशानियाँ, और वो लोग भी अब सारी रात जब आप जागेंगे और सुबह आपने अपने ऑफिस भी जाना है, अपने काम पे भी जाना है, तो आप ऑब्वियसली फिर अंडर रेस्ट होके आप भी बहुत सारे मसाइल का शिकार होंगे। तो 2 एंड पे हमें एड्रेस करने की जरूरत है, एक पेशेंट और एक केयर गिवर्स यानी फैमिली मेंबर्स, और ये उतना अहम है। अर्ली डायग्नोसिस इसलिए भी अहम है कि ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसके ऊपर काम कर सकें। दूसरा ये कि कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन जो किए जाने बहुत ज़रूरी होते हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कानूनी तौर पर, क्योंकि जैसे ये बीमारी बढ़ेगी तो फिर वो मरीज फिर साइन भी नहीं कर सकता, फिर वो जो जायदाद के जो बहुत सारे माली तनाज़ात हैं वो फिर जन्म लेते हैं। तो उसमें एडवाइजेबल ये है कि ये सारे मामलात को उस वक्त एड्रेस किया जाए जब मरीज इस कदर बीमारी की इब्तदाई स्टेज पे हो कि वो साइन कर सके, अपनी विल से कुछ फैसले कर सके, उसके दिमाग में इतनी सलाहियत हो कि वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन कर सके। अब मैंने कहा फैमिली और केयर गिवर्स, ये 2 हैं। और ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट फार्माकोलॉजिकल है, अद्वियात के साथ है, और अद्वियात के बगैर नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। अगर मैं सच बोलूं तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा नीड ऑफ द आवर है बनिस्बत दवाइयों के। दवाइयां डेफिनेटली इफेक्ट करती हैं और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ आप उसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन नॉन फार्माकोलॉजिकल जैसे आप उनको वक्त देना शुरू करें, आप उनके साथ बैठें, ठीक है, उनको अगर कोई चीज भूलती है या वो बात करते हुए कोई बात बता नहीं पाते तो उन्हें हेल्प करें, उनसे उलझन का शिकार ना हो, उनसे बेजारी का शिकार ना हो और बहस ना करें। अगर उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही आप उसको दोबारा रिपीट करें, दोबारा नहीं समझ आ रही आप फिर दोबारा उनसे वही बात करें, और अगर फिर भी समझ नहीं आई तो आप कुछ लम्हे के लिए उस टॉपिक को छोड़ दें, कोई और बात इरिटेट ना करें। अच्छा, वो सारी चीजें जिनमें वो प्लेयर फील करते हैं उनके साथ वो करें, उनके साथ वक्त गुजारें। हम जो प्रॉब्लम हमारा ये होता है, जो कि अब हमारे ईस्टर्न मुआशरे में तो हमारा एक कनेक्टिविटी का एक एलिमेंट है ना, जो बहुत ही मुमताज चीज है, जो हमें दूसरे मुआशरों से मुमताज करती है, अब वो वीक हो रहा है, तो हम उसको स्ट्रेंथन करें। जब हम उसको स्ट्रेंथन करेंगे तो आप देखेंगे कि इन लोगों के रवैये में, इन डिमेंशिया वाले पेशेंट्स के रवैये में वाज़ेह तब्दीली आई। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन में चाहूंगा कि जैसे जदीद तहकीक भी अगर इस हवाले से कोई हो रही है, अल्जाइमर के हवाले से कोई नए इलाज, कोई नए तरीक़ाकार दरियाफ्त हो बाहर के ममालिक में, जो यहाँ अभी हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे या नहीं कर सकते? इसके डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पहले तो ये कहा जाता था कि इसके लिए कोई एक सिंगल टेस्ट मौजूद नहीं है जो कि ये 100% ये तशखीस कर सके कि अल्जाइमर। ये बेसिकली एक
क्लिनिकल डायग्नोसिस है, यानी मरीज की हिस्ट्री और मरीज के एग्जामिनेशन पे आप फैसला करते हैं। इसके लिए कोई एक टेस्ट नहीं है कि ये टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो अल्जाइमर है, ये टेस्ट नेगेटिव है तो अल्जाइमर। लेकिन अब रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है गुज़श्ता 3-4 सालों में कि जो है बायोमार्कर सीरम के अंदर यानी ब्लड के अंदर कुछ बायोमार्कर्स अब अमेरिका में अवेलेबल हैं कि जो कि अगर हम करवाएं तो हम अर्ली ऑनसेट डिमेंशिया को या एसिम्टोमेटिक डिमेंशिया वाले मरीज, वो मरीज जिनमें अभी अलामात नहीं आई लेकिन वो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं फॉर अल्जाइमर, वो उन लोगों को जो है वो हम एड्रेस कर सकते हैं और उन्हें पहले डायग्नोज कर सकते हैं। अब ये डायग्नोज किस लिए करना है? जो एसिम्टोमेटिक है उसको डायग्नोज किस लिए? उसको डायग्नोज इसलिए करना है कि ऐसा इलाज दरियाफ्त किया जाए इसके नतीजे में कि जिस इलाज के साथ इसको बढ़ने से भी रोका जाए और अगर इसको प्रिवेंट किया जा सकता है तो प्रिवेंट भी किया जाए। अच्छा, एक चीज़ मैं क्विकली आपको बता दूं, कुछ अद्वियात भी हैं जो कि डिमेंशिया कॉज करती हैं। उनमें दिल की अद्वियात हैं, डिप्रेशन की अद्वियात हैं, नींद की अद्वियात हैं और कुछ मिर्गी की अद्वियात हैं। जो रिक्रिएशनल ड्रग्स यूज़ होती हैं, जो हमारे अब कॉमन अनफॉर्चुनेटली बहुत कॉमन हो गया, एम्फेटामिन और कोकेन और ये सारी चीज़ें, ये भी डिमेंशिया कॉज करती हैं। तो इनका अल्कोहल ये भी डिमेंशिया कॉज करता है, तो इनसे बहुत ज़्यादा आपको बचने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया एसोसिएट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी डॉक्टर अदनान असलम हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। और अब एक और खुशखबरी खेलों की दुनिया से जुड़ी एक अहम कामयाबी के हवाले से है और वो है पाकिस्तान के फुटबॉल क्लब पीपीजी स्पोर्ट्स की आलमी सतह पर पहचान। पीपीजी स्पोर्ट्स को हाल ही में वर्ल्ड फुटबॉल समिट अवार्ड से नवाजा गया है और ये एजाज़ उन्हें उनके शानदार इकदाम फुटबॉल फॉर गुड के तहत मिला है, जिसका मकसद खेलों के जरिए समाजी तरक्की और सिनफी मसावात को फ़रोग देना है। फुटबॉल फॉर गुड के तहत पीपीजी स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान के खत्ते गिलगित बल्तिस्तान में पहली लड़कियों की फुटबॉल अकेडमी कायम की है, जिसका नाम अ गोल टू ड्रीम। इस इकदाम का मकसद पाकिस्तान की नौजवान लड़कियों को फुटबॉल के मैदान में आगे बढ़ने के मौके फराहम करना है। इस प्रोग्राम ने न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर भी तवज्जो हासिल की है। पीपीजी स्पोर्ट्स की बुनियाद यासिर रहमान ने रखी है, जो एक साबिक बैनुल-अक़वामी फीफा रेफरी हैं और इस वक्त पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के साथ एम रेफरी इंस्ट्रक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। इस क्लब का मकसद नौजवान खवातीन को फुटबॉल के मैदान में आगे बढ़ने के मौके फराहम करना है और ये अवार्ड उनके इस अज़्म को और अनथक मेहनत का एतराफ़ है। 18 सितंबर 2024 को स्पेन में होने वाली वर्ल्ड फुटबॉल समिट तकरीब में बाज़ाब्ता तौर पर यह अवार्ड पीपीजी स्पोर्ट्स को पेश किया जाएगा और ये एक ऐसा लम्हा है जो पाकिस्तान में खेलों के फ़रोग और ख़वातीन की शिरकत के हवाले से एक संग-ए-मील की हैसियत भी रखता है। और जिस तरह से अवार्ड हम देख रहे हैं कि अब मिल भी चुका है, इसी हवाले से हम मज़ीद भी बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ बानी पीपीजी फुटबॉल क्लब यासिर रहमान मौजूद हैं, जिन्होंने इस कामयाब प्रोग्राम की बुनियाद रखी है, इस मिशन को आगे बढ़ाया है। उनसे इस हवाले से मज़ीद बात करते हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। आपकी इस कामयाबी के पीछे कौन सा ऐसा जज्बा था और आगे के लिए आपके क्या इरादे हैं, ये भी हम जानना चाहेंगे। इसके साथ साथ सबसे पहले आप सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद भी हो, पूरी टीम को वर्ल्ड फुटबॉल समिट अवार्ड जीतने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद है। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। जी, थैंक यू सो मच। सबसे पहले पीपीजी स्पोर्ट्स और मेरी पूरी टीम की तरफ से कि आपने हमारे इस अचीवमेंट को सराहा और ये कामयाबी सिर्फ पीपीजी स्पोर्ट्स की नहीं, पूरे पाकिस्तान की है। तो जहाँ तक बात है कि सारे इनिशिएटिव और इन एक्टिविटीज़ के पीछे मोटिवेशन क्या थी, तो सबसे पहले फ़ुटबॉल पर्सनली मेरा एक पैशन है। मैं जब से अपने सेंसेस में हूँ, मैं फ़ुटबॉल फील्ड्स में एज ए प्लेयर, एज एन ऑफिशियल, एज ए कोच और अभी पीपीजी स्पोर्ट्स के प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। तो मेरा ये विजन है कि जो कुछ अपने टाइम पे मैं और मेरे साथ उस टाइम के मेरे साथी रिसोर्सेज की कमी की वजह से, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से हम जो अचीव नहीं कर सके, हम वो अपने आने वाली यूथ को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिसमें बच्चों और बच्चियों को मसावी तौर पे अपनी लाइफ में स्पोर्ट्स को और स्पेशली फ़ुटबॉल को एज अ टूल यूज़ करते हुए आगे बढ़ने का मौका मिल सके। ठीक है यासिर, अ गोल टू ड्रीम जैसे इनकलाबी प्रोग्राम का आइडिया फिर किस तरह से सामने आया, ख़ास तौर पर जब हम गिलगित बल्तिस्तान की बात कर रहे हैं, कदामत पसंद इलाका है, वहाँ पर लड़कियों की फ़ुटबॉल अकेडमी शुरू करना ये किस तरह से मुमकिन हुआ?
ये एक लंबी जद्दोजहद और एक लॉन्ग स्टोरी है, मैं आपको बताने की और आपके नाज़रीन को बताने की कोशिश करता हूँ कि इनिशियली पीपीजी स्पोर्ट्स के प्लेटफॉर्म से हम सिर्फ बॉयज़ पे ही काम कर रहे थे और हमने ये स्टार्ट लिया अपने कुछ दोस्तों के साथ इस्लामाबाद में एक पीपीजी बॉयज़ फुटबॉल एकेडमी के क़याम से। तो उसके बाद हमारे कुछ इंटरनेशनल फ्रेंड्स इटली और इंग्लैंड से जो कि प्रोफेशनल फ़ुटबॉल कोचेज़ हैं, उनको हमने मदऊ किया पाकिस्तान में हमारी जो एकेडमीज़ की ब्रांचेज़ हैं। और ये गर्ल्स एकेडमी शुरू करने से पहले मैंने अपने कुछ दोस्तों को जो कि गिलगित फ़ुटबॉल एसोसिएशन का हिस्सा हैं उनके साथ गिलगित का विज़िट किया। तो वहाँ पे एक रिमोट एरिया है यासीन वैली, वहाँ पे एक हमने ये नोट किया कि फ़ुटबॉल का पैशन उन बच्चों में और वहाँ की आवाम में एक टॉप लेवल पे था। तो हमने स्टार्ट लिया, फिर वहाँ पे एक बॉयज़ फ़ुटबॉल एकेडमी को पहली उस एरिया में प्रोफेशनल बॉयज़ फ़ुटबॉल एकेडमी कायम करके, तो बैक इन 2022 हमारे जो इंटरनेशनल फ्रेंड्स फुटबॉल कोचेज़ और प्रोफेशनल्स थे उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट पे विज़िट किया पाकिस्तान का और स्पेशली पीपीजी फ़ुटबॉल एकेडमीज़ का। तो जब मैं उनको लेके गिलगित बल्तिस्तान के उस रिमोट एरिया में जहाँ पे किसी आम इंसान के लिए बग़ैर किसी ख़ास मकसद के पहुँचना भी बहुत मुश्किल है, दुश्वार गुजार रास्ते, सड़कों की खस्ता हालात, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमने एक कोचिंग कैंप का इनकाद किया उन लड़कों के लिए और कुछ यूथ कोचेज़ के लिए कोचेज़ ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने इनकाद किया। वहाँ पे हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि दरिया के किनारे एक बच्चियों का, नौजवान लड़कियाँ, कोई लाइक बच्चियाँ 10 से 12-13 साल की बच्चियाँ नंगे पाँव फटे हुए बॉल्स के साथ वो फ़ुटबॉल खेल रही थी। तो वहाँ हमने ज़रूरत इस अमर की महसूस की कि ये बच्चियाँ भी अपना एक पॉजिटिव रोल अदा कर सकती हैं फ्यूचर में इस सोसाइटी की डेवलपमेंट में, और इंडिविजुअली हम इनको एक बेहतर शहरी बना सकते हैं फ़ुटबॉल को एज अ टूल यूज़ करके। तो उस सोच को लेके फिर हमने पिछले 2 साल लगातार इस पे काम किया। बहुत सारी हर्डल्स हमें फ़ेस करना पड़ी। हमने डिफरेंट जगहों पे ट्रायल्स का इनकाद किया, उन बच्चियों के लिए ट्रेनिंग कैंप का इनकाद किया, लेकिन बहुत सारे बैरियर्स थे जो कि हमें जल्द ही इसकी जो क़याम के लिए रोक रहे थे। फिर हमने इन इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए असल जो रूट काज था, वजह थी कि पेरेंट्स का कंसर्न, लोग चाहते तो थे कि उनकी बच्चियां खेलें, लेकिन कोई एटमॉस्फेयर उनके पास ऐसा नहीं था, कोई कोचिंग फैसिलिटी ऐसी नहीं थी जहां पे। और फिर वो हमने फिर देखा कि वो आपकी तरफ से जिस तरह से प्रोवाइड किया गया। अच्छा, वर्ल्ड फुटबॉल समिट अवार्ड जीतना आप और आपकी टीम के लिए आप क्या समझते हैं, कितना इंपॉर्टेंट रहा है? इस अवार्ड से आपके जो मुस्तकबिल के मंसूबे हैं, आप क्या देख रहे हैं, उसमें कितनी तब्दीली आ सकेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ समथिंग वेरी बिग फॉर पाकिस्तान फुटबॉल कम्युनिटी। इससे हमें नई कोलैबोरेशन इंटरनेशनली मिलेंगी। मैं आपको बताऊं और आपके नाज़रीन को कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वर्ल्ड फुटबॉल समिट में हमारे साथ जिन बाकी लोगों को, बाकी ऑर्गेनाइजेशन को अवार्ड दिया गया, उनमें बहुत बड़े बड़े नाम, बहुत बड़े क्लब्स, रियल मैड्रिड फ़ुटबॉल क्लब को एक फ़ुटबॉल स्टेडियम के उन पे अवार्ड दिया गया। फिर उसके अलावा जुवेंटस फ़ुटबॉल क्लब के फॉर्मर मैनेजर, उनको अवार्ड दिया गया। तो दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी क्लब्स और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम कोलैबोरेशंस करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और ये एकदम से इंशाअल्लाह ताला द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान फ़ुटबॉल में स्पेशली जो ख़वातीन को बराबर मौके देना और उनको सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, और आपकी नज़र में गोल टू ड्रीम प्रोग्राम ने जो मकामी कम्युनिटी है उसमें ख़वातीन की शिरकत के हवाले से क्या तब्दीलियाँ आ सकें? जी, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि इनिशियली हमें बहुत ज़्यादा हर्डल फेस करना पड़ी। कुछ लोग चाहते थे लेकिन वो उस तरह से सोसाइटी की हर्डल्स की वजह से इस पर कुछ काम नहीं कर पा रहे थे। तो हमने जो रूट कॉज है उसको पकड़ा, पेरेंट्स को इंगेज किया, रोल मॉडल्स को हमने सामने लाया। हमने एक ऐसा एटमॉस्फेयर और कोचिंग फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की कि जहाँ पे हमारी बच्चियाँ, हमारे मुस्तकबिल के आने वाली ये सुपरस्टार्स आज़ादाना तौर पे फ़ुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट्स कर सकती हैं। और हमने पेरेंट्स के ट्रस्ट को डेवलप किया। उस रिमोट एरिया में बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं हैं,
पेरेंट्स के पास अपनी बच्चियों को मयारी तालीम दिलवाने के और उनके लिए ऐसी हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो कि बहुत ज़रूरी है इस जदीद दौर में। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग की जब हम बात करते हैं, किन किन चैलेंजेस का आपको सामना रहा, उन चैलेंज से निपटने के लिए आपने क्या हिकमत अमली अपनाई? जी, सबसे पहला जो हमें चैलेंज था वो ग्राउंड्स की फराहमी, कि आपके पास ग्राउंड्स नहीं है प्रॉपर, लेकिन समहाउ इनिशियल स्टेज पे हमने कुछ कोलैबोरेशंस करके MOU साइन करके गवर्नमेंट कॉलेज और इंस्टीट्यूट्स के साथ कुछ ग्राउंड्स उनके साथ ली। फिर हमें जो सबसे मेन इशू था वो सोसाइटी की तरफ से था अवेयरनेस का, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए हमने रोल मॉडल्स को सामने रखा और अपने काम से बहुत सारी एग्जांपल सेट की। मैं आपको बताऊं कि गिलगित के उस दूर दराज इलाके से जहां पे बहुत मुश्किल है अपने बच्चों के पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना और फिर वो फ़िक्रमंद हैं उनके मुस्तकबिल के लिए, तो फ़ुटबॉल एकेडमी के इनेकाद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमारी बहुत सारी बच्चियों को पाकिस्तान के टॉप यूनिवर्सिटीज़ में 100% स्कॉलरशिप पे फ्री जो एडमिशन मिले हैं, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन यहाँ पे कंप्लीट कर सकें और अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ सकें। तो इससे उन पेरेंट्स में एक उम्मीद की किरण जागी है, अब वो सेफ फील करते हैं अपनी बच्चियों को इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया बानी। PPG फुटबॉल क्लब यासिर रहमान हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक टू न्यू पाकिस्तान। पाकिस्तान के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA फाइटर शाहजेब रिंद ने तारीख रकम कर दी और वो पाकिस्तान के पहले कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। ये शानदार कामयाबी सिंगापुर में हासिल हुई, जहां शाहजेब रिंद ने ब्राज़ील के फाइटर को शिकस्त दी। ये मुकाबला नहायत सनसनीखेज और महारत से भरपूर था, जिसमें दोनों खिलाड़ियों ने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। शाहजेब ने तीसरे राउंड में टेक्निकल नॉकआउट के जरिए फतह हासिल की, जो उनकी महारत और अज़्म का वाज़ेह सबूत है, जो इस वक्त आप न्यू की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। शाहजेब रिंद ने अपनी जीत के बाद एक जज्बाती पैगाम में कहा कि ख्वाब सच हो गया। उन्होंने मजीद कहा कि एक तवील और चैलेंजिंग सफ़र आया, लेकिन हमने इसे कर दिखाया। ये अल्फाज सिर्फ एक खिलाड़ी की कामयाबी की खुशी की अक्कासी नहीं करते, बल्कि इसके पीछे की मेहनत है, कुर्बानी है और लगन की कहानी भी बयान करते हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का सेहरा अपने कोच, मैनेजर, खानदान और टीम के अफराद के सर बांधा, जिनकी हिमायत और रहनुमाई ने उन्हें इस मकाम तक पहुंचने में मदद की है। उनकी अगली फाइट के हवाले से भी हम बात करेंगे। शाहजेब रिंद की ये जो लड़ाई है वर्ल्ड कराटे कॉम्बैट लाइट वेट चैंपियंस के साथ भी होने जा रही है। ये मैच भी यकीनी तौर पर शायकीन के लिए एक दिलचस्प मुकाबला साबित होगा और उनके परस्तार इस लम्हे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिक्स मार्शल आर्ट जो कि मुकम्मल राब्ते वाला एक कॉम्बैट खेल है, जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स जैसे मारना, उसमें गिराना और ज़मीनी लड़ाई भी शामिल है। ये खेल दुनिया भर से मुख्तलिफ कॉम्बैट खिलाड़ियों की खेलों की महारतों को भी यकजा करता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। शाहजेब रिंद कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। शाहजेब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। बहुत बहुत मुबारक हो। हम इंतजार कर रहे थे क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आपको ये फाइट जीते हुए, तो हमारी कोशिश थी कि जल्द से जल्द आपसे रब्ता करें, शायकीन से भी आपकी बात कराएं और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी जानने की कोशिश करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और मैं थोड़ा सा बिजी था, इस वजह से शो पे आ नहीं सका, तो अभी आपने शो पे इनवाइट किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी ये जो है टाइटल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी टाइटल है। हिस्ट्री हैज बीन मेड पाकिस्तान के लिए, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये हुआ कि मार्शल आर्ट्स में हमने वर्ल्ड टाइटल लिया है और बहुत खुशी हो रही है मुझे। ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा आपकी कामयाबी का क्या राज है? कौन सी खास ट्रेनिंग है या तैयारी आप करते हैं कि हर फाइट आप जीत जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी बिल्कुल, कामयाबी का एक ही राज है हार्ड वर्क और फोकस रहना। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मैं मतलब ऑफ टाइम होता है, जो भी होता है, मैं ट्रेन करता हूँ और जब मेरे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं उसमें मैं पूरा दिन ट्रेनिंग करता हूँ और हार्ड वर्क बहुत ज्यादा मैं करता हूँ। तो कामयाबी का सिर्फ एक ही राज हो सकता है, वो आपका ट्रेनिंग, हार्ड वर्क और माँ बाप की दुआएं। बिल्कुल ऐसी। अच्छा शाहजेब, मैं काफ़ी आपकी जो फाइट्स हैं वो फॉलो करता आ रहा हूँ। पहले भी हमारी आपके साथ शो में बात हुई है जब आपने दुबई में भी एक फाइटर को हराया था। बॉलीवुड के भाई सलमान खान ने भी आपको कहा था कि किस तरह से आप कुछ ही सेकंड्स में नॉकआउट कर देते हैं। अच्छा, इस फाइट में मैंने देखा कि तीसरे राउंड तक ये फाइट गई है, काफ़ी आपको मुश्किल का भी इसमें सामना करना पड़ा। मैंने पूरी फाइट भी देखी है। इस हवाले से मैं स्पेसिफिकली चाहूँगा कि आप ज़रूर बताएँ।
जी बिल्कुल, ये आपको पता है हर फाइट जो है दूसरे फाइट से मुश्किल होते हैं। अभी मैं वर्ल्ड में अगर वर्ल्ड चैंपियन मैं बना हूं तो अब मैं जो है वर्ल्ड के जो टॉप फाइटर्स होंगे उनसे ही फाइट करूंगा। तो ये ऐसा ही था कि जो मेरा अपोनेंट था ब्राजील का था और ये लीग का जो है सबसे पुराना फाइटर है और ये जो है क्या कहते हैं उसको 10 समथिंग इसका रिकॉर्ड है और मुझसे एक्सपीरियंस में भी काफी ज्यादा था और बहुत ही अच्छा फाइटर था। तो स्टार्ट में मुझे एक पंच लगी थी जिसमें मतलब बहुत ही बुरी पंच लगी थी मुझे, जिसमें आई वाज अनकॉन्शियस। तो उसके बाद जब मुझे क्या कहते हैं उसको मैं सोच रहा था क्योंकि मैं अनकॉन्शियस था और वहां पे मुझे सिर्फ एक ही ख्याल आ रही थी कि यार इतने देर मतलब इतने दूर आए हो तुम, अभी जो है ये आपका स्टॉप नहीं है, अभी आपका सफर जो है थोड़ा सा और दूर है। और मैंने देखा फौरन से आपने रिएक्ट किया, फौरन से उठा के उन्हें पटखा और ये बहुत कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे मोटिवेट किया और वहां पे जो पाकिस्तानी लोग थे वो मुझे सपोर्ट कर रहे थे, चीयर अप कर रहे थे। जी तो उनके कमबैक मैंने किया और बहुत ही डोमिनेंट विन मैंने हासिल की, डोमिनेट किया मैंने पूरा उसको। ठीक है, तो शाज़ेब कभी सोचा था इतनी जल्दी चैंपियन बन जाएंगे? नहीं बिल्कुल, ये जो है मेरा एक ड्रीम था बचपन से कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बनूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है जो लाइट वेट डिवीजन है उसको पूरा मैं डोमिनेट कर रहा था। लास्ट 2 इयर्स में कराटे कॉम्बैट मेरा हो रहा है, लास्ट 2 इयर्स से मैं कराटे कॉम्बैट में फाइट कर रहा हूँ और मैं लाइट वेट कैटेगरी में पूरा डोमिनेट कर रहा था। मेरी 5 रिकॉर्ड है, 5-0 में रिकॉर्ड है, उसमें मैंने 3 फाइट जो है बाय फिनिशेस की है। तो ये जो है मुझे पता था कि मैं नेक्स्ट में जो है वर्ल्ड टाइटल के लिए फाइट करूंगा और इंशाल्लाह आई बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं कुछ कर सकता हूँ और मैंने हार्ड वर्क की है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि आई विल बी द चैंपियन। ठीक है। अच्छा शाज़ेब, आपके ख्याल में पाकिस्तान में जब हम कराटे की बात करते हैं, MMA की बात करते हैं, खेल की तरक्की के लिए कौन से इकदाम आप समझते हैं उठाने चाहिए? आपकी क्या इसमें राय है? जी बिल्कुल, खेल की मतलब आपको सबसे पहले कोचेस लाने पड़ेंगे, जो फॉरेन कोचेस है उनको आपको पाकिस्तान में लेके आना पड़ेगा क्योंकि उनका जो नॉलेज है उनसे हमारे जो कोचेस है वो बहुत ज्यादा नॉलेज सीख सकते हैं क्योंकि अभी जो गेम है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस हो चुकी है। इसमें साइंस का बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, साइंस बहुत इन्वॉल्व है इसमें। और हम जब ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ, यहाँ पे हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है वो ओल्ड ट्रेनिंग सिस्टम है, अभी हमें वो जो है उसको चेंज करना है। कोचेस लाने पड़ेंगे प्रोफेशनल, जो जिस चीज में मतलब जो जिस कंट्री का बेस्ट कोच होगा उसको हमारी कंट्री लाना पड़ेगा और हमारे एथलीट्स को उनके साथ ट्रेनिंग कैंप करवानी पड़ेगी 5 मंथ 6 मंथ, तब जाके वो जो है उनका जो गेम है उनको पता चलेगा अब गेम कैसे होता है, फिर उसके बाद वो जो है इम्प्रूवमेंट आपको नजर आएंगी। ठीक है शाज़ेब, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जैसा से आप भी ये कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स में बल्कि हर चीज़ में हमें साथ साथ वक्त के साथ अपने आप को भी अपडेट करने की जरूरत होती है। उसके बावजूद मैं देख रहा हूँ, अगर मैं आपकी भी बात कर लूँ, पाकिस्तान के जो डिफरेंट एथलीट्स हैं उनकी भी बात करूँ, फैसिलिटीज़ नहीं हैं, उस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद नहीं है, मॉडर्न इक्विपमेंट हमारे पास मौजूद नहीं है, फिर भी हमारे प्लेयर्स बाहर जा रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है हार्ड वर्क है। हमारे प्लेयर्स बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। जब मैं अमेरिका में था वहां पे मैं जो बाकी फाइटर्स है, अमेरिकन फाइटर्स है, वो सारे जो है क्रेजी मतलब वो जो है ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना चाहते, ये खुद को ज्यादा थकाएंगे नहीं। हमारे अंदर हमारे जो लोग हैं उनके अंदर विल पावर है और उनके अंदर हार्ड वर्क है, स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ जो मॉडर्न कोचेस है वो चाहिए ताकि हमारा जो गेम है वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है। अच्छा शाज़ेब, जैसे अभी लाइट वेट कैटेगरी में आप अब चैंपियन बन चुके हैं, इन फ्यूचर मुझे बताइएगा कौन सी फाइट अब आपकी आ रही है, किसके साथ वो होने जा रही है, वो इवेंट कहां पर होगा, और इसके बाद अपनी जो हैवी वेट कैटेगरी है उसको भी चेंज करने का कोई इरादा रखते हैं आप? जी बिल्कुल, नेक्स्ट मेरी फाइट है वो दिसंबर में है, जो टाइटल यूनिफिकेशन है वो भी ब्राजीलियन अपोनेंट होगा। दिसंबर में मेरी फाइट होगी जिसमें मैं अपना टाइटल यूनिफाई करूंगा, तो वो भी बहुत ही बड़ी फाइट है क्योंकि जो लड़का है वो 4 इयर्स से जो है कराटे कॉम्बैट में वर्ल्ड चैंपियन है, तो इट्स गोना बी वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस वर्ल्ड चैंपियन। बहुत ही बड़ी फाइट होगी और बहुत ही अच्छा फाइट होगा और इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर मैं ये टाइटल जीतता हूँ तो फ्यूचर में ये प्लान होंगे बाकी जो लीग्स है जैसे UFC हुआ या बाकी जो लीग्स है उन सब में भी मैं अपने आप को मनवाना चाहूंगा और वहां पे भी मैं खेलना चाहूंगा और पूरी दुनिया को दिखाना चाहूंगा कि आई कैन डोमिनेट एवरीवेयर।
ठीक है। अच्छा, जिस तरह से मैं आपका फेसबुक पेज भी काफ़ी अरसे से देख रहा हूं, क्योंकि आपकी फाइट्स को भी मैं फॉलो करता रहता हूं, जब आप वापस आए हैं मुझे ऐसा लगा कुछ चीज़ें ऐसी देखकर जो आपने अपने पेज पर भी अपलोड की हैं, आप खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो आप हुकूमती रिस्पॉन्स चाह रहे थे, जिस तरह से बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, जाहिर बात है ये गेम भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, आपको रिस्पॉन्स वो नहीं मिला। मैं ज़रूर चाहूँगा वो एक्सपीरियंस शेयर करें, किस तरह से आप चाह रहे थे कि आपको वेलकम बैक किया जाता? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है ये जो है पाकिस्तान का हिस्ट्री में आज तक किसी ने वर्ल्ड टाइटल नहीं लिया। वर्ल्ड टाइटल बहुत ही बड़ी बात है, जिसमें पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज है आप उन सबको हरा के उन सब पूरी दुनिया को दिखाते हो कि यू आर द वर्ल्ड चैंपियन, और वर्ल्ड आपको रिकॉग्नाइज करती है कि आप वर्ल्ड चैंपियन हो। तो ये बहुत ही अचीवमेंट है इटसेल्फ। और बाकी हमारा जो स्पोर्ट्स है वो मतलब क्रिकेट नहीं, फुटबॉल नहीं, या कोई जेवलिन थ्रो या बाकी तरह का गेम नहीं, ये जो है दुनिया का सबसे टफेस्ट स्पोर्ट्स है। इसमें आपकी जान भी जा सकती है, क्योंकि इसमें आप डायरेक्ट कॉम्बैट स्पोर्ट्स कर रहे हो, आप बाकी सामने वाले को मार रहे हो, वो आपको मार रहे हैं। लास्ट मेरा जो फाइट था इसमें भी आप देख सकते हो मुझे एक पंच लगी थी जिसमें मैं अनकॉन्शियस हुआ था। तो ये जो है दुनिया का सबसे टफेस्ट स्पोर्ट्स है, और इसमें अगर आप वर्ल्ड टाइटल लेते हो ये मतलब पूरी दुनिया को। ठीक है शाहजेब, आखिर में सिर्फ मैं जानना चाहूंगा आपके फेवरेट एमएमए फाइटर कौन से हैं, या कोई भी बॉक्सिंग की हम बात कर लें, कौन से फेवरेट आपको लगते हैं? जी मेरा फेवरेट बॉक्सर जो है प्रिंस नसीम है, फेवरेट ऑफ द ऑल टाइम। और बाकी जो है एमएमए में जो बहुत सारी फाइटर्स हैं मैं सबको फॉलो करता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कराटे कॉम्बैट वर्ल्ड चैंपियन शाहजेब रिंद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।